हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों अभी जो हम करने जा रहे हैं दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ रिटर्न टॉपिक्स। और यहाँ पे आज हम इस रिटर्न के टॉपिक को फिनिश भी कर देंगे। तो आज जो हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन 40 और जिसका नाम है फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न मतलब वो रिटर्न जो हम पहली बार फाइल करते हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी हमने रिटर्न के टॉपिक में आपने पढ़ा है और रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में भी आपने पढ़ रखा है। और ये एक रिकॉल है आपके रजिस्ट्रेशन टॉपिक का। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज मेड आउटवर्ड सप्लाई इन द पीरियड, कौन सा पीरियड है सर? लेट सपोज सर दो पीरियड हैं आपके पास। ए बिकम लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन। लेट सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि नवंबर में अगर हमारी 20 लाख की लिमिट जो है क्रॉस हो गई, तो आपके पास समय है कि 30 दिन के अंदर, 30 डे के अंदर आप क्या कर दें, अप्लाई कर दें। किसके लिए अप्लाई कर दें सर? सर जीएसटी के लिए। तो ये उस टाइम की रिटर्न की बात कर रहा है कि अब आप पहली रिटर्न यहाँ पे फाइल करोगे। लेट सपोज जनवरी में आप पहली रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो वो ये कह रहा है कि जो 30 दिन का समय था ना, ये 30 डेज का, इसके बिल को रिवाइज आप करोगे। रिवाइज करोगे तो पहले जीएसटी जो नंबर था उसके विदाउट आपने किया था, फिर आप क्या करोगे, जीएसटी का नंबर उस पर मेंशन कर दोगे। ऑलरेडी हमने रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में पढ़ रखा है, मैं आपको रिकॉल दे रहा हूँ उसका। तो फिर आप क्या करोगे, जीएसटी नंबर के साथ जो भी आपने पिछले मतलब रजिस्ट्रेशन जब आप पहली रिटर्न फाइल करोगे तो आप पिछले 30 डेज की जो सेल है उसको यहाँ पे कवर कर सकते हो, जब से आप बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन हुए थे टिल द डेट ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। तो 30 डेज मैक्सिमम है, और हो सकता है आपको रजिस्ट्रेशन पहले इशू हो चुका हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस दिन जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ वहां तक की आप रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हो। शैल डिक्लेयर द सेम इन द फर्स्ट रिटर्न, और ये सारी बातें आप फर्स्ट रिटर्न के अंदर बताने वाले हो। फर्निश्ड बाय हिम आफ्टर ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन ग्रांट होने के बाद आप रिटर्न फाइल करते हो। अब यहाँ पे वही बात की गई है सर, 20 लाख और 10 लाख वाली जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और वही कि आप जैसे लायबल हुए हो 30 दिन के अंदर अप्लाई कर देना। तो ये सारी वही बातें, ये आपका होमवर्क में रख रहा हूँ, या पढ़ लेना एक बार। ये सारी बातें वही है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिख लो, ऑलरेडी डन इन रजिस्ट्रेशन टॉपिक। रजिस्ट्रेशन टॉपिक कि हम रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में ऑलरेडी इस बातों को पढ़ चुके हैं। तो सर कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में? तो सर ये मैक्सिमम आई से ही आपसे 2 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, नाउ एनुअल रिटर्न। सर ये एनुअल रिटर्न क्या होती है? तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है सर, और इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट भी आई हुई है। ये देखो सर अमेंडमेंट, तो इसे भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे, ध्यान सुनिएगा। एनुअल रिटर्न यहाँ पे क्या कहा गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है अदर देन आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर ये कौन से होते हैं? जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भैया लेट सपोज सीए ड्रीमर्स दी एवेंजर की कंपनी है, मैंने मशीनरी परचेज की, फर्नीचर परचेज किए, ठीक है, फिक्स असेट्स परचेज किए। अब मैंने क्या किया, अपनी ब्रांचों को ट्रांसफर कर दिया, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, और सर्विस जो है, आउटपुट सप्लाई जो है वो ये ब्रांचेस दे रही हैं। तो जब मैं ये जो इन पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला था और जब मैं इनमें अलोकेट करवा देता हूं, ठीक है सर, तो इसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बारे में भी हमने रजिस्ट्रेशन के टॉपिक में पढ़ा था, ध्यान सुनेगा। अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 के अंदर अगर आपको टैक्स देना है, 52 के अंदर देना है, तो ये कह रहा है अदर देन, इनको छोड़कर। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि एनुअल रिटर्न कौन कौन फाइल करता है। तो क्वेश्चन है एनुअल रिटर्न कौन करता है, तो उसने कहा हर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन आईएसडी इसमें शामिल नहीं होता। और जो टीसीएस टीडीएस काटते हैं या फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, ये एनआरटीपी है, एनआरटीपी, ये लोग एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, ठीक है। और इसी चीज को यहाँ पे एक नए तरीके से यहाँ पे बताया गया 2 to 3 मार्क्स में। हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एनुअल रिटर्न एंड व्हाट इज द ड्यू डेट। तो भैया सारे टैक्सेबल टैक्स पेयर जो होंगे वो जीएसटीआर 1 and 3 फाइल करते हैं, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे कहा गया आर रिक्वायर्ड टू फाइल एन एनुअल रिटर्न, लेकिन फॉलोइंग पर्सन आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न, कि भैया जो ये लोग हैं ये एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और पर्सन ऑथराइज एंड डायरेक्टेड कलेक्टेड टैक्सेस सोर्स। 51 52, ठीक है, ये 2 बार हो गया 52, इसको कट कर देना आप यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इन छोटी सी बात का कि कौन से लोग, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि भैया बताओ कौन से लोग फाइल नहीं करते, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन 4 नामों के बारे में। ओके, अब ऊपर क्या लिखा गया है सर, यहाँ पे अब क्या आगे बताए जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न, आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी है एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में, इलेक्ट्रॉनिकली यानी वेबसाइट के थ्रू। इसका मतलब क्या है सर, वेबसाइट पे जाके। ओके, इन सच फॉर्म, उस फॉर्म के अंदर, उस मैनर में, जैसा कि हम आपको बताएंगे। सर ये फॉर्म कौन से होते हैं?
तो कुछ लोग GSTR 9 फाइल करते हैं, कुछ 9A फाइल करते हैं, कुछ 9B फाइल करते हैं। तो जिसके लिए जो फॉर्म होगा वो हम आपको बताएंगे, आप परेशान मत हो। ओके, ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ दिसंबर, भैया ये जो रिटर्न है ये आप 31 दिसंबर से पहले फाइल कर देना, फॉलोइंग द एंड ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर। मतलब लेट सपोज मैं 2022-23 में, ठीक है, तो मैं कब रिटर्न फाइल करूंगा? तो मैं जब मेरा ये 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2023, ठीक है, अब यहां से इसका जो दिसंबर आएगा, 31 डे ऑफ द दिसंबर, 31 दिसंबर आएगा, यहां तक का समय मुझे एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए दिया जा रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मतलब जिस साल में उसका नहीं, जो साल खत्म होगा उसके बाद का हमारा 31 दिसंबर। ओके, उसमें सेकंड पॉइंट कहा गया, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है यहाँ पे, हु इज रिक्वायर्ड टू गेट द अकाउंट ऑडिटेड, कुछ लोगों का अकाउंट भी ऑडिटेड होता है, तो जिन लोगों का अकाउंट ऑडिटेड होगा उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली द एनुअल रिटर्न। मतलब दो टाइप के लोग हैं, एक अदर देन ये हो गए, और कुछ लोग जिनको ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। एक बार बोलो मेरे साथ, जिनको ऑडिट करवाना ही पड़ता है, ठीक है, सेल्फ फर्निश, उन्हें भी एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसमें क्या क्या होता है सर? इसमें एक कॉपी होती है ऑडिटेड एनुअल अकाउंट की, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। अब एक क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया सर, एनुअल अकाउंट को ऑडिट करके मतलब बैलेंस शीट, पीएल, ट्रेडिंग, कैश फ्लो, इनको आपने ऑडिट करवा लिया, ठीक है सर। ये आपने इनकम टैक्स में आप पढ़ोगे, आप टेंशन मत लो, 44AAA एंड 44AB में आप पढ़ोगे, आप इसकी टेंशन मत लो, मतलब आपके अकाउंट ऑडिट हो गए, ठीक है सर। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 31 मार्च को आपकी जो रिटर्न तैयार हुई, ठीक है, और उसके बाद ऑडिटेड स्टेटमेंट जो बनी, इसके बीच में जो डिफरेंस आया, उस डिफरेंस को जब आप बताते हो कि इस वजह से ये डिफरेंस आया, इसको कहते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाई डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फर्निश, जो रिटर्न फाइल की थी फाइनेंशियल ईयर की, और ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हम रिकंसाइल करके बताते हैं उसके साथ आपको देना है। और सच अदर पर्टिकुलर और भी कुछ चीज़ें हो सकती है जो हम आपको बताएंगे, आपको देनी पड़ेगी। ओके, तो सर ये एक लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो सर ये 1 से 2 नंबर में ऐसे ही आपसे पूछ सकती है, सर व्हाट डू मीन बाय रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप ये बताओगे जो अभी हमने पढ़ा, ठीक, इसको हाईलाइट करना, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे बट आप पढ़ के ना जाए। तो एक बार इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन आप समझ लो मतलब क्या होता है उसका, कि हम रिकंसाइल कर रहे हैं क्या सर, हमने जो रिटर्न फाइल की 31 मार्च को वो, प्लस यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हुई वो, उनके बीच के डिफरेंस को जो हम बता रहे हैं, दैट इज रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है? तो सर इसको नॉर्मल वे में ऐसे याद रखो कि एनुअल रिटर्न जो है वो जीएसटीआर 9 में फाइल की जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल टैक्स पेयर, एनटीपी, नॉर्मल टैक्स पेयर ऐसे करते हैं। लेकिन वही अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं, वही आप किस में हो सर, कंपोजिशन स्कीम में, तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटीआर 9A, ठीक है सर। ओके, ये यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब क्वेश्चन है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस किस को देनी पड़ती है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस किस को देनी पड़ती है। तो आपको ये प्रोविजन याद रखना पड़ेगा हल्का सा, कि वो लोग जिनका फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, वो एक चार्टेड अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से अपने अकाउंट को ऑडिट करवाते हैं। तो सर ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि किस लिमिट पे रिकंसिलिएशन करवाना पड़ता है, ऑडिट करवाना पड़ता है। 2 करोड़ की लिमिट होती है टर्नओवर की, तो वो बोल सकता है सर सेल, सर टर्नओवर, सर ग्रॉस प्रॉफिट, सर नेट प्रॉफिट। तो हमें एमसीक्यू में क्या चूज करना पड़ेगा, टर्नओवर, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, नाउ सेकंड, सर उसको क्या क्या देना पड़ता है? तो उसको देना पड़ता है सर उसको एनुअल रिटर्न के साथ साथ देना पड़ता है ऑडिटेड एनुअल अकाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ड्यूली सर्टिफाइड मतलब जिसपे साइन होंगे, जैसे जो भी भाई साहब सीए होंगे वो सीए करके अपना साइन कर देंगे, गब्बर सिंह, ठीक है, तो वो इस तरीके से करके देंगे, ड्यूली सर्टिफाइड। ओके, नाउ एक अमेंडमेंट छोटी सी यहाँ पे ऐड की गई, क्या अमेंडमेंट है आइए सुनते हैं। द डिपार्टमेंट ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर लोकल अथॉरिटी जो है, यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब वो क्या कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, लोकल अथॉरिटी का कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, हुज बुक्स अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिटेड, कि भैया उसका जो अकाउंट है वो ऑडिट हो, ऐसा हो सकता है, बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो भैया इसको क्या बोलते हैं आप,
कंट्रोलर, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, या फिर ठीक है सर, ये आपको ऑडिट के टॉपिक में, स्पेशल ऑडिट में जब आप पढ़ोगे गवर्नमेंट ऑडिट तो वहां पे मिलेगा। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट होता है उसका ऑडिट कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेशली CAG को अपॉइंट करती है और CAG अपने किसी मेंबर को यहाँ पे अपॉइंट करता है, ठीक है। अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज अंडर एनी लॉ, जो भी लॉ चल रहा होगा उसके लिए उसने कहा है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड, ठीक है सर, फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग इट्स अकाउंट ऑडिटेड। वो किस लिए अपॉइंट करेगी? ताकि वो अपना अकाउंट ऑडिट करवा सके। फर्निश करेगी ऑडिट एनुअल अकाउंट को, ड्यूली सर्टिफाइड करेगा, रिकंसाइल करेगा अलॉन्ग विद द एनुअल रिटर्न। तो सर इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ लिया? सर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, आपने बस ये पढ़ा है कि अगर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके लिए CAG अपॉइंट होगा और CAG अपने ऑडिटर को अपॉइंट करेगा गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करने के लिए। ये अमेंडमेंट नहीं है, एक तरीके से ये एक एडिशनल पॉइंट आपको बताया गया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऑडिट नहीं पढ़े हुए हैं, तो ऑडिट नहीं पढ़े हुए हैं तो कंफ्यूजन होती है कि सर इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड किया गया है, ठीक। नाउ माय डियर फ्रेंड, वी हैव अ फाइनल रिटर्न टॉपिक। सर ये फाइनल रिटर्न क्या होता है? तो फाइनल रिटर्न के लिए क्या बताया गया है, जरा सुनिएगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करनी है, हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अंडर सेक्शन 39(1), मतलब जो कि 39(1) के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं और जो कि रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे सॉरी मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूँगा, दोबारा से बोलना है मुझे, वो सभी रजिस्टर्ड पर्सन जो 39(1) के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो सर अभी अभी आपने पढ़ा कि भैया GSTR रिटर्न हमें जो फाइल करनी होती है हम करेंगे सर, करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फाइल कीजिए। नाउ जो कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसिल, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है, सर ये कौन से लोग हैं जो कैंसिल करवाते हैं? तो सर इसके लिए हमने कुछ केस पढ़े थे, डेथ हो गई या फिर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है, फर्म से कंपनी चेंज हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन कुछ केसेस में कैंसिल कराना पड़ता है, ये उनकी बात कर रहा है। शेल फर्निश फाइनल रिटर्न, आपको फाइनल रिटर्न देनी पड़ेगी। 3 मंथ, 3 महीने का समय दिया जाता है। सर MCQ बन सकता है यहाँ पे, कितना टाइम मिलता है? तो आप बताओगे 3 मंथ का टाइम यहाँ पे दिया जाता है। कहाँ से सर? कैंसिलेशन की डेट से, डेट ऑफ कैंसिलेशन, और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, जिस दिन से ऑर्डर दिया गया और जिस दिन कैंसिल हुआ वो विच एवर इज लेटर, जो बाद में होगा, तब तक आपकी फाइनल रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। जो भी फॉर्म होगा, मैनर होगा, हम आपको बता देंगे। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखने वाली बात है? ये याद रखने वाली बात है कि भैया जो 39(1) के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं या फिर जिनका अकाउंट, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, उन्हें फाइनल करना पड़ता है रिटर्न 3 मंथ के अंदर। कहाँ से 3 मंथ आप काउंट करोगे? जहाँ से कैंसिल हो गया वहाँ से, या फिर जहाँ से कैंसिलेशन का ऑर्डर मिल गया वहाँ से, उस फॉर्म और मैनर में, जैसा कि हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर सर एक रूल मुझे आपको बताना है, रूल 82 ऑफ CGST रूल। सर ये इंपॉर्टेंट है सर, मान के चलो सर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना, पिछले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है सर, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइएगा। सर हमने पढ़ा था कि जैसे एम्बेसी होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उनको UIN दिया जाता है। तो UIN के लिए बताया गया कि अगर UIN आपको इशू हुआ है अदर देन रिफंड ऑफ टैक्सेस पेड, सच पर्सन शैल फर्निश द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई, आपने जो जो सप्लाई ली वो बता दो, और फिर आपको क्या करना है, कोई स्पेशल रिटर्न नहीं फाइल करनी है, लेकिन हाँ आपको GSTR 11 में जाना होगा। सर MCQ, हु फाइल GSTR 11, कौन फाइल करता है? तो जिनको UIN अलॉट होता है उन्हें। और सर इसको फाइल करने का फायदा क्या है कि आपके रिफंड ऑफ टैक्सेस हो जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, 3 बातें याद रखनी है। UIN कौन फाइल करते हैं? एम्बेसी हो गया, WHO हो गया, ठीक है, राजदूत वगैरह जो हमने बताया था आपको। उसके बाद ये क्यों फाइल करते हैं? ये अपने इनपुट जो भी सर्विसेज उन्होंने ली है, जिस पे उन्होंने टैक्स पे किया है, वो ये बता देते हैं। उसके बाद क्या होता है, GSTR 11 में ये फाइल कर देते हैं, फिर इनका रिफंड ऑफ क्लेम हो जाता है। ये 4 बातें आपको इसमें लिख के आनी है, आपको याद रखना होगा इसे। नाउ डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न, भैया हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, हमसे गलती हो गई, तो पहले तो यहाँ पे लिखा गया नोटिस टू द रिटर्न डिफॉल्टर, नोटिस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड, आपको इशूड होगा इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मेल आएगा आपके पास। रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न, हो सकता है आपने सेक्शन 39 में नॉर्मल रिटर्न फाइल ना की हो, एनुअल रिटर्न फाइल ना की हो, फाइनल रिटर्न फाइल ना की हो, सच नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड सच रजिस्टर्ड पर्सन हिम टू फर्निश द रिटर्न विद इन 15 डेज, कि भैया आपको मौका दिया जाता है 15 दिनों के अंदर अपनी रिटर्न आप फाइल कर दो। आपने क्यों फाइल नहीं की, हमें रीजन भी बताना, ओके। फिर सर अगर आपने फाइल नहीं किया रिटर्न, अभी टाइम हो चुका है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो हम क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान सुनो आप।
हम आप पे लेट फीस लगाने वाले हैं। क्या लगाएंगे सर? हम आप पे लेट फीस लगाने वाले हैं। कैसे है सर लेट फीस? तो भैया आपको सबसे पहली बात, आपने क्या नहीं दिया सर? आपने स्टेटमेंट नहीं दी, आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आपने फाइनल रिटर्न फाइल नहीं की, ठीक है। तो आपको क्या फाइन लगाया जा रहा है कि 100 रुपए फॉर एवरी डे या मैक्सिमम 5000। तो विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, जो इनमें कम होगा वो आपको पे करना पड़ जाएगा। नाउ यहां पे देखो, यहां पे रिटर्न है, यहां फाइनल रिटर्न है और यहां आउटवर्ड सप्लाई है। यहां पे जो अगला वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया एनुअल रिटर्न। आपने एनुअल रिटर्न फाइलिंग की, तो एनुअल रिटर्न के लिए कहा गया है कि भैया आपको लेट फीस 100 रुपए हर दिन की लगेगी, या फिर आपका जो अमाउंट कैलकुलेट होगा वो 0.25% होगा आपके टर्नओवर का, ठीक है। 0.25% ऑफ योर टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे, और जो विच एवर इज लोअर होगा वो आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। तो सर इस सेगमेंट से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है सर, प्लस यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है, परसेंटेज पूछी जा सकती है, प्लस यहां पे केस स्टडी भी डाली जा सकती है कि भैया बताओ उस बंदे ने डिले कर दिया तो क्या कंसिक्वेंसेस आने वाले हैं। ओके, तो सर अब फाइनली हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, ठीक है सर। सेक्शन 48 है सर इसके बारे में। सर ये है कौन वो बताओ पहले आप। तो सर इसके लिए मैं छोटा सा चार्ट आपको बना के देता हूं। एक्चुअली क्या हुआ यहाँ पे, अगर एक नॉर्मल से बंदे को, ठीक है, लेट सपोज आई एम अ टीचर, अभी टीचर को अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करनी है सर। क्यों सर? सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। ओके, तो मैं गया एक सीए के पास, मैंने कहा सीए जी आप कितनी फीस लोगे? उसने कहा सर साल के 50,000 रुपये। मैंने कहा सर ज़्यादा नहीं हो गया? इतने तो मैं इनकम नहीं कमा रहा, आपको कैसे दे दूँ? अच्छा, मैंने सीएस से पूछा भैया आप कितने लोगे? तो उसने कहा भैया वो 50 मांग रहे हैं, आप हमें 40 दे दो। मैंने कहा भैया सीएमए जी आप बता दो कितना लोगे? तो उन्होंने कहा कि भैया हमें आप 45,000 दे दो। अब बताओ यार, मेरा खर्चा तो बढ़ गया ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि यार ये गलत बात है, उस बंदे की रिटर्न कितनी की जानी है सर? 10,000 रुपये के आसपास की रिटर्न जानी है उसकी, और तुम उसे इतनी फीस चार्ज करोगे तो कैसा चलेगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ लोगों को यहाँ अपॉइंट करती है जिनके पास सर्टिफिकेट होता है जीएसटीपी। जीएसटीपी, पी का मतलब है यहाँ प्रैक्टिशनर, यहाँ पी का मतलब क्या है सर? प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर्स, ठीक है सर। सर प्रैक्टिशनर का क्या काम होता है? जो जीएसटी की प्रैक्टिस करता है, हु इज डूइंग प्रैक्टिस इन जीएसटी। तो आप बोल सकते हो हु इज डूइंग प्रैक्टिस इन जीएसटी, जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब जीएसटी की रिटर्न वगैरह फाइल करता है। तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को क्रिएट करती है। कैसे करती है सर? इनके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, एक गवर्नमेंट एग्जाम होने के बाद इनको परमिशन दी जाती है, फिर ये आपकी रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो भी छोटे लोग हैं। तो ये कितने फीस लेते हैं सर? ये 500 और 1000 रुपये में आपका काम कर देते हैं हर महीने का, मतलब साल का 10 से 12,000 रुपये, ठीक है। अब जहां इन्हें आप 50 दे रहे थे, 45 दे रहे थे, 40 दे रहे थे, वहां आपका काम अगर 10,000 में हो जाता है तो आपको तो फायदा ही है ना। तो इसलिए इन लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो बड़े लोग हैं, मतलब सीएस सीए में जो प्रोफेशनल हो गए, वो ज़्यादा फीस चार्ज ना करें, एक लिमिट हो फीस चार्ज करने के ऊपर। बाकी आपकी मर्जी है, आप खुद से भी फाइल कर लो, लेकिन आपको दिक्कत हो रही है तो आप हमारे प्रैक्टिशनर से हेल्प ले सकते हैं। तो ये था ओवरऑल इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको ले चलता हूँ सर, एक सेकेंड। सेक्शन 48 ध्यान से सुनिएगा सर, और ये 5 स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, क्या कहता है ये कहता है सेक्शन 48 प्रोवाइड फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ एलिजिबल पर्सन, कि भैया हम एलिजिबल पर्सन की बात बताने जा रहे हैं आपको, जो कि प्रैक्टिशनर है। किसका सर? जीएसटी का। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑथराइज एंड अप्रूव्ड जीएसटीपी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या होगा, क्लाइंट आपको परमिशन देगा कि भैया हमारे बिहाफ पे ये बंदा जो है वो रिटर्न फाइल करेगा ऑन हिज बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट को हमारा जीएसटीपी जो है वो फाइल करेगा रिटर्न। द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ जीएसटीपीज, देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन, चेक किया जाएगा कि उनकी कंडीशंस है, उसने एग्जाम क्वालिफाई किए या नहीं किए। लेकिन ऐसा करने से पहले एक जीएसटीपी जो रजिस्ट्रेशन आपका फाइल कर रहा है या फिर आपके यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहा है, उसको उसकी ड्यूटी पता होनी चाहिए।
आपको अपनी ऑब्लिगेशंस पता होनी चाहिए। ये किसको बताया जा रहा है? ये उस बंदे को बताया जा रहा है जो जीएसटीपी बनना चाहता है, या आपको कब हटाया जा सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपके लिए रूल 83 84 है, हम आपको बताएंगे। अब जीएसटी जो है प्रोवाइड कहता है कि भैया हम आपको, मतलब कि गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जो आपका सर्टिफिकेट देंगे उसके साथ आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। जीएसटीबी टू बी इनेबल हिम टू वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द हिज क्लाइंट, कि भैया आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे, मतलब क्लाइंट क्या करेगा, वेबसाइट पे अपने जाके, वेबसाइट मतलब जीएसटी की साइट पे जाके, जीएसटी की साइट पे जाएगा और ऐड कर देगा। ऐड किसको कर देगा सर? जीएसटीपी को, और वो आपका जो नंबर होगा उसके हिसाब से आपको अलॉट कर देगा। अब आपकी जो रिटर्न्स हैं वो आपके बिहाफ पे आपका जीएसटीपी जो है वो फाइल कर दिया करेगा। ये कहने का मतलब है दे कैन डू ऑल द वर्क, वो आपके सभी काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर एज अलाउड अंडर जीएसटी लॉ। A taxpayer may choose a different GSTP by simply unselecting a previous one and then choosing a new GSTP. वो ये कह रहा है कि मान लो इसने काम अच्छा नहीं किया तो आप इसको क्या कर दो? अनसिलेक्ट कर दो, मतलब अब आप इसको हटा दो, ठीक है। इसकी जगह आप नया GSTP ऐड कर दो और अब से वो नया बंदा आपके यहाँ पे काम करेगा। मतलब क्लाइंट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसी से काम करवाओ, आपकी मर्जी है, आपको जिससे करवाना है आप उससे करवाओ। क्वेश्चन है व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच कैन बी अंडरटेकन बाय जीएसटीपी, मतलब एक जीएसटीपी है तो क्या क्या काम करेगा? तो सिंपल सी बात है भैया, इनवर्ड सप्लाई मतलब आपकी परचेज, आउटवर्ड आपकी सेल, आपकी मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, सब में हेल्प करेगा। आपके पैसे जमा करवाने अकाउंट में उसमें हेल्प करेगा। आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी चेंजेस करना है, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कोर एक्टिविटीज, वो उसमें हेल्प करेगा आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम करेगा ऑफिसर की तरीके से, कोई भी दिक्कत वगैरह आ गई तो उसके लिए। ओके, नाउ जीएसटीपी इनेबल टू परफॉर्म अदर प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन एज वेल। उसमें कुछ फंक्शंस में कुछ बातें कही गई हैं, जब ध्यान से सुनेगा कि भैया ये काम जो थे वो तो करेगा ही करेगा, ये काम जो थे वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ क्या बताया गया? अमेंडमेंट आई है सर। अमेंडमेंट मतलब गवर्नमेंट ने ऐड किया कि वो बंदा ईवे बिल भी फाइल कर सकता है जीएसटीपी, चालान भी बना सकता है सर, और वो कहता है एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट और कैंसिलेशन ऑफ एनरोलमेंट, आपकी एनरोलमेंट है उसको चेंज करना है या कैंसिल करना है, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है। और फाइल एन इंटीमेशन टू पे टैक्स, और इंटीमेशन टू पे टैक्स कि भैया अब आपको टैक्स पे करना है आपके बिहाफ पे, ये भी वो कर सकता है। या फिर आपको स्कीम से बाहर निकलना है, आपको जीएसटी में नहीं रहना है, तो उसमें भी आपकी मदद कर सकता है। तो ये 4 बातें गवर्नमेंट ने अभी ऐड कराई है अमेंडमेंट के थ्रू, आपको पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से 5 स्टार टॉपिक है, एग्जामिनर कैन आस्क and definitely you have a well knowledge about that, you can't miss it. Okay, now what is the eligibility criteria for GSTP? एक GSTP कौन कौन हो सकता है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले कहा गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंड मतलब खुद का दिमाग होना चाहिए, ठीक है सर। साउंड माइंड जैसे कर देना सर, साउंड माइंड मतलब वो बंदा जो कैलकुलेशंस वगैरह अपने दिमाग से कर पाए, और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए सर। इंसॉल्वेंट मतलब खुद की नैया डूबी पड़ी है दूसरों की भी डुबा दोगे, और भैया कोई क्रिमिनल केसेस, कोई इस टाइप का केस नहीं होना चाहिए कि पुलिस वगैरह आपको उठा के जेल में रखती है, आप ऐसे बंदे नहीं होने चाहिए। मतलब आपका क्लीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लीन सर्टिफिकेट मतलब क्लीन चिट जैसे कहते हैं ना, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आप कोई गंदे बंदे होंगे तो हम आपसे काम नहीं कराएंगे। और फिर कुछ एडिशनल कंडीशंस हैं, क्या बता रहे हैं यहाँ पे? ही इज रिटायर्ड ऑफिसर, हो सकता है आप रिटायर्ड ऑफिसर हो गवर्नमेंट के, ठीक है, बट आप वकील नहीं होगे। ओके, उसके बाद आपको बोला गया कि यहाँ पे दैट ही हैज इनरोल्ड एज सेल टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। सेल टैक्स प्रैक्टिशनर का मतलब क्या है कि जैसे जीएसटी था तो जीएसटी के आने से पहले सेल टैक्स चलता था, ठीक है, वैट चलता था, सीएसटी चलता था, तो वो कह रहे हैं आप इसके अगर ऑफिसर हो तो भी आप जीएसटी में आ सकते हो। ओके, बट अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ फॉर अ पीरियड फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स। आप आ तो रहे हो, लेकिन देखो भैया समय अवधि 5 वर्ष की है। ही हैज पास्ड, अब मान लो अगर आप इनमें से नहीं हो तो आप कौन कौन हो सकते हो? तो देखो भैया, आप सीए हो सकते हो, सीएमए हो सकते हो, और सीएस हो सकते हो, ठीक है। तो आप ये तो याद रखोगे कि भैया आप एक सीए, मतलब आपने अगर कर रखा है सीए, सीएमए या फिर सीएस, तो आप यहाँ पे आते हो। उसके बाद अदर एग्जामिनेशन नोटिफाइड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को एग्जाम नोटिफाई करता है तो भैया उसके लिए भी आप यहाँ पे आ सकते हो। आपने एग्जाम पास कर रखा है तो आइए, हम आपकी मदद करेंगे, आप जीएसटी भी बन जाइए। या फिर अ डिग्री एग्जामिनेशन ऑफ एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी एज इक्विवेलेंट टू द डिग्री एग्जामिनेशन मेंशन्ड इन द सब क्लॉज 1। मतलब क्या है सर, इसमें वो क्या कह रहा है, पॉइंट 1 को पढ़ो फिर 2 पढ़ना। एक ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी आपने बीकॉम कर रखा है,
आपने एमकॉम कर रखा है तो ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपने बैंक कॉमर्स में कर रखा हो, लॉ में कर रखा हो। लॉ में हो गया तो क्या हो गया सर, लॉ में क्या होता है सर, आप लॉ करते हो, लॉ में कौन सी डिग्री होती है आप बताओ मुझे, आप लॉयर करते हो ना सर, जैसे बीकॉम होता है ना, जैसे बीए होता है, बीकॉम होता है, तो लॉयर में भी होता है दो, जैसे आपकी ग्रेजुएशन होती है ना, तो इक्विवेलेंट टू लॉ में भी डिग्री आपको मिलती है जिसमें आप लॉयर बनते हो, तो वो उसी के लिए कह रहे हैं आपको। आपकी बैंकिंग की कोई डिग्री है आपके पास, हायर ऑडिटिंग की, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे सीएफए वगैरह हो आप, तो ऐसा आपने कर रखा है तो चलेगा। फिर दूसरा उसने कहा कि अगर आपने फॉरेन से कर रखा है तो भी हम आपको जॉब दे देंगे, लेकिन आपने इसके इक्विवेलेंट की स्टडी कर रखी होगी तो। ओके सर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा टॉपिक ही 5 स्टार है सर, इसलिए मैंने सबसे ऊपर ही आके जब ये स्टार्ट कराया था तो 5 स्टार लिख दिया था। ये पूरा टॉपिक ही अपने आप में बहुत अच्छा है। उसके बाद अदर पॉइंट्स कुछ जो हैं आपको पता होने चाहिए, और व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ जीएसटीपी। तो देखो प्रोसीजर जरा है, इसको ध्यान सुनिएगा, और ये जो है ये बातें ये आपका होमवर्क है, एक बार आप इसे पढ़ लेना। सर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे एक बार घर से पढ़िए क्योंकि खुद से भी रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। कहते हैं व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट ऑफ जीएसटीपी, क्या प्रोसीजर है। तो कह रहा है जैसा हम आपको बता रहे हैं, तो मैंने आपको डायग्राम तो नहीं लिखा है यहाँ पे आप लिख दो फॉलोइंग पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं इसके थ्रू आप इसको फॉलो अप करोगे। एन एप्लीकेशन इज प्रिस्क्राइब फॉर्म, आपको वो एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको जीएसटी की साइट पे जाके जीएसटीपी फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन शैल बी स्क्रूटनाइज्ड, चेक किया जाएगा कि आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो, आपकी डिग्री जो आप बता रहे हो वो सच्ची है झूठी है, कोई फेक तो नहीं है। इन केस एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, मान लो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, प्रॉपर रीजन शैल हैव टू बी गिवन, आपको बताया जाएगा कि क्यों हमने आपको मना किया। द एनरोलमेंट वंस डन रिमेन वैलिड टिल इट इज कैंसिल्ड, जो भी आपने फॉर्म भरा है, डिटेल्स भरी है, वो तब तक वैलिड रहेगी जब तक उसे कैंसिल नहीं किया जाता। नो पर्सन इनरोल्ड एट जीएसटीपी, कोई भी बंदा जीएसटीपी के लिए तब तक अप्लाई नहीं कर सकता जब तक उसने NACIN एग्जाम पास नहीं किया। सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है विच एग्जाम हैज टू बी पास्ड, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट एग्जाम पास करना पड़ेगा। ये देखो आप यहाँ पे क्या लिखा था, एग्जामिनेशन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो ये कौन सा एग्जाम है, नेशन का एग्जाम आपने पास कर रखा, ठीक है। Any person who has been enrolled as GSTP by virtue of him enrolled as takes the tax practitioner of tax return prepare under earlier indirect tax law, मतलब आपने वैट में सेल्स टैक्स में पहले भी अगर कर रखा है तो आप परेशान मत हो, आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। और आप अपने आप को 1 साल के अंदर जो है एग्ज़ाम क्लियर करके अपने आप को इनरोल करवा सकते हो। फिर कुछ अमेंडमेंट आई थी, तो अमेंडमेंट में क्या था कि जो नेशन का एग्ज़ाम है ना, वो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था पहले 18 महीने के लिए, अब उस टाइम पीरियड को जो आपकी इनरोलमेंट है उसको 30 महीने कर दिया गया, 30 मंथ कर दिया गया है। तो सर ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, नेशन के लिए कितने मंथ होते हैं, तो नेशन के लिए 30 मंथ्स होते हैं। ये आपको कमांड बनानी है, याद रखना है, भूलना मत। उसके बाद कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए बताया गया, क्या बताया गया है सर कि यहाँ पे क्या गया कि कंपोजिशन टैक्स पेयर एंड टैक्स पेयर पेइंग टैक्स अंडर नोटिफिकेशन 2019 टू फाइल रिटर्न एनुअली एंड मेक पेमेंट क्वार्टरली। इनके लिए क्या कहा गया है कि भैया अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो सर ये क्या है सर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, 2 मार्क्स बेस्ड भी बन सकता है, ध्यान सुनेगा। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हैं तो आपसे क्या कहा गया है कि भैया कंपोजिशन स्कीम प्लस अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 2 2019 में आते हैं तो आपसे क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान सुनेगा। आपसे कहा जा रहा है कि भैया आप जो आपकी रिटर्न है, आप अपने रिटर्न को एनुअली फाइल कीजिए, रिटर्न को एनुअली फाइल कर सकते हैं आप, प्लस आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी जीएसटी की पेमेंट है उसको आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कीजिए। तो सर ये एमसीक्यू बेस पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। इस पॉइंट भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो इसी के साथ सर ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक। ओके, तो अब हमारे कौन कौन से टॉपिक रह गए, एक तो हमारा रह गया सर पेमेंट ऑफ टैक्स। तो सर इस पे मैं सिर्फ एक ही लेक्चर में इसको खत्म कर दूंगा, अराउंड 40 to 50 मिनट्स का टॉपिक बनाएंगे, खत्म कर देंगे इसको, ठीक। फिर हमारा एक रह गया एग्जाम्पशन का टॉपिक, ठीक है, और फिर रह गया एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का टॉपिक, ठीक। तो अभी मैं कैसे करने वाला हूँ, सब कुछ हो चुका है। अब सबसे पहले नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो एग्जाम्पशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम आईटीसी करेंगे,
फिर मैं आपको पेमेंट ऑफ टैक्स करके दे दूंगा। तो एग्जामिशन में अराउंड 3 to 4 पार्ट्स लेंगे, इसमें भी 3 to 4 पार्ट्स लेंगे और इसमें 1 पार्ट लगेगा। तो अराउंड मान के चलिए अगर मैं यहाँ भी 4 पार्ट्स तो अराउंड 9 टू मतलब ये कहिए 7 to 9 पार्ट जो है वो लगेंगे अभी इसमें, और ये आपकी जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही हो मेरी तो एक लाइक और एक थैंक्स कह के थोड़ा अप्रिसिएशन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, दुआओं में याद रखना। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।